तो यूपी में भी ऐसा 60, तो यूपी में भी 2 करोड़ वोट कटेगा। यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर में 6 वोट है, 1 फॉर्म जा रहा है, 2 फॉर्म जा रहा है SIR का। कैसे चुनाव जीते, कैसे चुनाव खरीदा गया, इसका पूरा हिसाब किताब प्रशांत किशोर ने आज सामने रख दिया। उनका कुल मिलाकर कहना था कि 40,000 करोड़ रुपए में ये चुनाव खरीदा गया। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया जमा कराया गया, तो इस पर करीब 14-15 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस सब वोट लेने के लिए तो सरकार के अधिक ऐलान करता है, अब कोई नहीं देता है, समझ गए। किसको दिया है पैसा 10,000 रुपया? महिला के सबको दिया, पूछे सरकार से किसको दिया है, समझ गए। दोस्तों, बिहार में बेईमानी और अब नीतीश कुमार के साथ गच्चा देने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक नया गेम प्लान सामने आया है, जिसके तहत अब यह बात लगभग तय मानी जा रही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को खत्म करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार न सिर्फ कर लिया है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनके 2 मजबूत जो दावे थे उनको खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। सियासी तौर पर आप इसको इस तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के बंधक बन करके, यानी कि कुर्सी तो नीतीश कुमार बैठेंगे सीएम पद पर, लेकिन उस कुर्सी से जो फैसले होंगे वो जो भाजपा चाहेगी वही कराएगी। और नीतीश कुमार को इस स्थिति में भाजपा ने ला करके इन 2 फैसलों की वजह से छोड़ दिया है कि अब नीतीश कुमार कहीं किसी दूसरे दल की तरफ जा भी नहीं सकते हैं। क्या कुछ हुआ है यह मैं आज के इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही का एक बड़ा तगड़ा खुलासा बिहार के चुनाव के संदर्भ में आया है। कैसे बिहार चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त हुई उसके बारे में, और एक बड़ा दावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया उत्तर प्रदेश और पूरे देश में चल रहे SIR को लेकर के। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके अलावा और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जरा खबर देखिए और इस खबर के बारे में आप थोड़ा सा लब्बो-लुआब समझिए। और खबर से पहले जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको कौन नजर आ रहा है? इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, और इस तस्वीर में आधे कटे हुए जो नजर आ रहे हैं वो विजय सिन्हा, और दूसरी तरफ जो नजर आ रहे हैं वो होने वाले विधानसभा के स्पीकर। यानी कि आप इस तस्वीर को ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक चंगुल है और उस चंगुल के घेरे में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। ना तो नीतीश कुमार के पास अब स्पीकर की कुर्सी बची है, ना तो नीतीश कुमार के पास अब कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बची है तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी। यानी बहुत सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तब नीतीश कुमार को कुर्सी से नीचे धकेल देगी, जब चाहेगी तब वो अपने हिसाब से विधानसभा में काम करवाएगी, क्योंकि स्पीकर उसी का है, दोनों डिप्टी सीएम उसी के होने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। नीतीश कुमार हालांकि इस पर अड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार को इन दोनों मांगों के सामने झुकना पड़ा और दोनों उप मुख्यमंत्री के पद भाजपा ने ले लिए, और न सिर्फ पद ले लिए बल्कि जो स्पीकर का पद है, जो विधानसभा के भीतर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, उस स्थिति में जब आपके दलों के बीच में, गठबंधन के बीच में स्थितियां गड़बड़ होती हैं, न चीजें नहीं बन पाती हैं, या आपके फैसलों को जो है ओवर रूल करने की कोशिश की जाती है, ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन नहीं बचा है कि वो किसी दूसरे दल के साथ जाकर के सरकार बना ले, क्योंकि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का है। तो अब ये समझिए, और अगर आप एक लाइन में कहें तो नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को अपाहिज बना दिया गया है, उनको राजनीतिक तौर पर दोस्तों।
ये पूरा का पूरा प्लान कर लिया है। और एबीपी न्यूज ने बाकायदा इस खबर को बताया है अपने तरीके से कि बिहार सरकार गठन की कवायद में बीजेपी की 2 मांगों को नीतीश कुमार नकार नहीं पाए। बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ। सूत्रों की माने तो बीजेपी के पास स्पीकर का पद होगा। स्पीकर पद भी जेडीयू ने दावा कर रही थी, लेकिन उसे यह पद छोड़ना पड़ा। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू यह चाहती थी कि अगर स्पीकर पद बीजेपी के कोटे में जाए तो राज्य में डिप्टी सीएम एक ही हो। लेकिन अब जैसा यह तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर से साफ है कि डिप्टी सीएम भी 2 होंगे और स्पीकर पद भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप यह समझिए कि पिछली बार की 42 सीटों की तुलना में इस बार जस्ट डबल, दोगुनी सीटों के साथ, या यूं कहें कि उससे भी 1 सीट ज्यादा 85 सीटों के साथ नीतीश कुमार जो है सत्ता में लौटे हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से इस सरकार को चलाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया। दोस्तों याद कीजिए कि संजय सिंह ने बिहार में एसआईआर से पहले एक दावा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एसआईआर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, और वही हुआ। और अब उत्तर प्रदेश के बारे में संजय सिंह ने एक और बड़ा दावा किया। संजय सिंह ने सीधा सीधा एक लाइन में कह दिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान और यादव और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एंटी गवर्नमेंट जो वोट है, लगभग 2 करोड़ वोट जो है वो कटने जा रहे हैं इस एसआईआर में। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। तो यूपी में भी 60, तो यूपी में भी 2 करोड़ वोट कटेगा। यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर में 6 वोट है। 1 फॉर्म जा रहा है, 2 फॉर्म जा रहा है एसआईआर का। उत्तर प्रदेश के अंदर, अच्छा एसआईआर का फॉर्म देखा है आपने? मेरे पास उसकी कॉपी है। इतनी डिटेल मांगे हैं कि उसको बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी नहीं भर सकता है। 2003 का रिकॉर्ड लेके आइए, कहां से लाएगा आदमी? अच्छा, इन तमाम सारी खबरों के अब जो है रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। एक और तस्वीर, एक और वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों विजय विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय विद्रोही ने अपने YouTube चैनल पर एक बड़ा बयान दिया, एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा कि किस तरीके से हर विधानसभा सीट में न सिर्फ जीविका दीदियों को बल्कि हर व्यक्ति को, विकास मित्रों को 25 हजार रुपए और इसके अलावा बाहर से आने वालों को कपड़े खरीदने के लिए 3-3 हजार रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दिए। कैसे पूरा का पूरा गेम पैसे से सेट किया, खरीदारी से सेट किया बिहार में भाजपा ने, ये आप खुद सुन लीजिए। विजय विद्रोही बता रहे हैं प्रशांत किशोर के हवाले से। खरीदा गया, इसका पूरा हिसाब किताब प्रशांत किशोर ने आज सामने रख दिया। उनका कुल मिलाकर कहना था कि 40,000 करोड़ रुपए में यह चुनाव खरीदा गया। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया जमा कराया गया, तो इस पर करीब 14-15 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। हर विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर ने कहा, हर विधानसभा सीट में 60 से 65 हजार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। बिहार चुनाव के बाद अब बिहारियों को असली खेल समझ में आने लगा है। हालात ये हैं कि अब भाजपा और सरकार को सीधा लोग मां बहन की गालियां बक रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा, मैं म्यूट करवा रहा हूं इसको, लेकिन आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। सुनिए जरा इसको। ये सब वोट लेने के लिए 10,000 के अभी ऐलान करता है, कोई नहीं देता है, समझ गए? किसको दिया है पैसा 10,000 रुपया? महिला के सबको दिया। पूछे सरकार से किसको दिया है, समझ गए? हम मजाक नहीं करते। अरे 5% ट्रेन में से सीट खोल कर हटा दिया है, ट्रेन में से सीट खोल कर हटा दिया कि जो नहीं जाएगा आदमी, तो नहीं तो रोजगार दो। यहाँ बिहार में कोई नहीं जाएगा। बिहार में रोजगार दो। कहाँ जाएंगे हम? वहाँ दिल्ली में या पंजाब में भटकने हम क्यों जाएंगे? हमको रोजगार देगा तो मैं यहाँ क्यों नहीं काम करूंगा? इस बीच दोस्तों आरजेडी की प्रवक्ता ने, प्रियंका भारती ने एक और बड़ा दावा किया न्यूज 24 चैनल पर। आप सभी को पता है कि चुनाव के बाद से लगातार 2-3 महिला प्रवक्ताओं को, आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को लगातार ट्रोल किया जा रहा, अभद्र, अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं और लगातार इसका प्रतिकार प्रियंका भारती कर रही हैं। इस बीच प्रियंका भारती ने एक और बड़ा
सवाल खड़ा कर दिया बिहार के जनादेश पर। उन्होंने एक लाइन में दो टूक कहा कि यह जनादेश नहीं है, यह ज्ञानादेश है। यानी कि सीईसी पर ज्ञानेश कुमार के ऊपर सीधा बड़ा हमला किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। मतलब मैं नहीं मानती, मैं खुद नहीं मानती हूँ गरिमा जी कि किसी तरह से ये जनादेश है। मतलब झूठ की खेती होती तो ये प्रचंड बहुमत 89%, 90% का स्ट्राइक रेट है दोनों पार्टीज का, जेडीयू और बीजेपी का। ये तो तभी संभव है ना जब चुनाव आयोग ने किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड रखी ही नहीं। आप एमसीसी के दौरान 10,000 रुपए बांट रहे हैं, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए। पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और बीएलओ पर किस तरीके से दबाव है, इसके बारे में खबरें अब छुपी नहीं रह गई। जरा ये खबर देखिए क्या है। जयपालपुरी, पश्चिम बंगाल, बीएलओ फाउंड डेड, फैमिली ब्लेम्स एसआईआर के चलते इतना दबाव है लोगों पर कि लोग जो है मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। अजीत अंजुम ने यह खबर पोस्ट की, लिखा कि बंगाल में एक और बीएलओ ने खुदकुशी की, परिवार का आरोप बहुत गंभीर है। टीवाई में आज खबर छपी है दोस्तों, ये देख लीजिए जरा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें साफ साफ यह बताया गया कि दबाव के चलते जो है उसने सुसाइड कर लिया। खबर बेईमानी से जुड़ी कम होने का नाम नहीं ले रहे। भोपाल से एक वीडियो सामने आया जिसमें भोपाल के नरेला में 800 फीट के एक मकान में, 800 फीट एरिया है मकान का, और उसमें 108 वोटर्स के नाम दर्ज मिले। देखिए जरा। आज हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में फूलबाई साहू के मकान पर खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से 4 लोगों के रहने वाले मकान में 108 नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए। इस घर के नाम से 104 वोट आते हैं। क्या जांच करी आपने मैडम? यही कि सर यहाँ पे आए हम तो यहाँ पे तो घर क्रमांक तो 1 है, लेकिन इसमें 4 लोग हैं, बाकी के सब इधर उधर के गलत नाम जोड़े हैं ना। एमपी कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो सामने आया दोस्तों। इस बीच अंतरराष्ट्रीय मामलों की 2 खबरें हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के पाकिस्तान की संसद में खुलेआम दावा किया गया कि दिल्ली का जो लाल किले पर जो हमला कराया गया वो पाकिस्तान ने किया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है, वो इस पूरे मामले पर सन्नाटा साधे बैठी हुई है। अब सवाल यह है कि इस पर सन्नाटा क्यों साधा गया है। जरा ये बयान सुनिए। ये पाकिस्तान के पूर्व पीएम चौधरी अनवारुल हक, जिन्होंने संसद की पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यह बड़ा दावा किया है। देखिए जरा क्या कुछ कहा गया। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। अब इसी को लेकर के अशोक कुमार पांडे ने एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गजब है कि पाकिस्तान लाल किले विस्फोट की जिम्मेदारी ले रहा है और भारत सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से बच रही है। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। ट्रंप के द्वारा लगातार धमकाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने रशिया से तेल खरीदना लगभग कम कर दिया। उसके आंकड़े सामने आए। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने अपने चैनल पर एक वीडियो किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जहां अक्टूबर में प्रतिदिन 1.88 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस के टैंकरों के जरिए भारत के लिए लोड होता था, वो अब नवंबर में यानी कि 1 नवंबर से 17 नवंबर तक यह घट करके 6,72,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। यानी कि यह बात सीधी हो गई है कि ट्रंप की धमकी से नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर से सरेंडर किया है और अब रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, क्योंकि वो अमेरिका से तेल खरीदने की बात अब कही जा रही है। दोस्तों सुनिए जरा उमाशंकर सिंह ने क्या कहा। अकेले नवंबर में रूसी तेल आयात में भारी कमी आई है। अक्टूबर में जहां प्रतिदिन 1.88 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से टैंकरों पर भारत के लिए लोड हो रहा था, वे 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच घटकर
72,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। ये करीब 66% की कटौती है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के आगे मोदी सरकार झुक गई है और रूस से तेल खरीदना वो कम कर रही है और ख़त्म करने की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ये रूस की 2 सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनियों तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।